सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं दुबई के बिज़नेस के बारे में, दुबई में किस तरह से बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं दुबई जस्ट थ्रू द बिज़नेस सेटअप। तो उसके ऊपर मैंने कहा एक पूरी एक लॉन्ग फॉर्म कन्वर्सेशन हो जाए। मेरे साथ उस्मान मौजूद हैं। उस्मान से हम बात करेंगे उस उनकी उनका बैकग्राउंड क्या है, किस डोमेन में ये काम कर रहे हैं और क्यों उनसे हम ये पूछ सकते हैं और उनसे हम डिटेल ले सकते हैं, क्या ऑथेंटिसिटी है वो भी पूछ लेंगे। लेकिन क्या-क्या ऑप्शंस हैं अगर दुबई में किसी को बिज़नेस स्टार्ट करना है, चाहे वो फ्री ज़ोन्स के अंदर हो, चाहे वो मेनलैंड के अंदर हो, चाहे वो रैक फ्री ज़ोन हो, लेट्स से अजमान फ्री ज़ोन हो, शारजा फ्री ज़ोन हो, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और मेनलैंड में क्या डिफरेंस है, क्या कॉस्ट आती है, इन सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो उस्मान कैसे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ऐसा बिल्कुल खैरियत से उस्मान। सो मैंने जिस तरह कहा कि आज हम इस एग्जैक्टली इन चीज़ों पे बात करेंगे जिन पे अक्सर मुझसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि कौन-कौन से ऑप्शंस हैं दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद आपको अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है अपना, डिफरेंट फ्री ज़ोन्स हैं, मल्टीपल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसके बारे में मुझे ज़रा थोड़ा-सा डिटेल में बताओ। तो सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ करा दूँ, मेरा नाम उस्मान है। तकरीबन 12-14 सालों से मैं यहीं दुबई में यूएई में हूँ और यहाँ पे मैंने जॉब्स भी की हैं, यहाँ पे कारोबार भी, अभी मेरा अपना कारोबार है यहाँ पे। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं, लोग पूछते हैं, सवालात पूछते हैं, टाइम सेव होगा लोगों का। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुबई में जो है हम सिर्फ दुबई की नहीं, मैं एक ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे देता हूँ यूएई का। कहीं पे भी आप काम करने जाते हैं तो अनलाइक अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, यहाँ पे आपको बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है। यहाँ पे बाकायदा आपको सारे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद जो है ना वो बाकी की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे अगर देखें, दुबई का तो एक नाम है, लेकिन इसके अलावा भी दो जो दूसरी स्टेट्स हैं, जैसे कि अजमान है या फिर अभी रिसेंटली रास अल खैमा, वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है न्यू कमर्स को कि वो आके अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। तो जब अगर हम स्पेसिफ़िकली दुबई की बात करें, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 कैटेगरीज़ हैं। और मैं फ़र्दर इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो लाइसेंस ऑब्टेन करने का तरीका है वो जनरली क्या है। कहीं पर भी हम जाएँगे, वो जनरली एक जनरल रूल है, फिर उसके बाद हर अपनी एक स्टेट के कुछ लॉज़ इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। या जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, अगर हम रास अल खैमा की बात करें तो पॉसिबली वहाँ पे कुछ डिफरेंट उनके लॉज़ या उनकी टर्म्स होंगी। या फिर हम अगर दुबई में ही विद इन दुबई मेन लैंड और फ्री ज़ोन की बात करें तो वहाँ पे अलग से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। लेकिन मैं एक जनरल जो प्रोसेस है वो समझाना पहले चाहता हूँ, वो ये है कि आपको सबसे पहले अपना एक जो भी आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं, बिज़नेस एक्टिविटी जो है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। वो बिज़नेस एक्टिविटी समझने के बाद आपको अपनी कंपनी के लिए एक नाम चूज़ करना पड़ता है। इनिशियली आपको 3 नाम देने पड़ते हैं और वो 3 नाम देने के बाद आप एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं गवर्नमेंट इदारे को। स्पेसिफिकली अगर हम दुबई की बात करते हैं, तो दुबई में ये इदारा डीईडी डील कर रहा होता है इन चीज़ों को। तो जब हम ये सबमिशन हो जाती है एप्लीकेशन की, तो उसके बाद एक अप्रूवल आता है। अप्रूवल आने के बाद फिर आगे का काम इस्टेब्लिशमेंट कार्ड ऑब्टेन करना है। वो इस्टेब्लिशमेंट कार्ड जब आ जाता है तो उसके बाद फिर वीज़ा ऑब्टेन करने का। ये मैंने एक बर्ड आई व्यू दिया है वो प्रोसेस का। अब हम डिटेल में और वन ये बाय वन हर जाएँगे। ज़ोन में, हर जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे, ये प्रोसेस तो हर जगह ही होगा। जी, ये जनरल प्रोसेस तो इम्प्लीमेंट होगा। अब किसी एक अगर फ्री ज़ोन में स्पेसिफिकली कहीं पे जा रहे हैं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन आगे पीछे हो सकती हैं कुछ। जी। ठीक है, सही है। अच्छा, अब अगर कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहता है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि लेट्स से मैं दुबई में कोई बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसका लाइसेंस रास अल खैमा के थ्रू ले सकता हूँ, या मुझको दुबई की ही कोई फ्री ज़ोन लेना पड़ेगा या मेनलैंड लेना पड़ेगी? नहीं, अगर आप रास अल खैमा का फ्री ज़ोन का लाइसेंस कोई ऑब्टेन करते हैं, तो दुबई में भी आप काम कर ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, एक लिमिटेशन है, वो ये है कि क्या आप अपना ऑफ़िस खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते, दिस इज़ वन थिंग, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इनके बारे में मज़ीद बात करेंगे। मैं अभी के लिए ये बता दूँ कि हर फ्री ज़ोन में लाइसेंस लेने के बाद आप दुबई में हर जगह ऑफ़िस नहीं खोल सकते। अच्छा, ये हर एक जगह ऑफ़िस इम्पॉर्टेंट नहीं चीज़ खोल है। सकते, जी। ठीक है, सही है। अच्छा, मेनलैंड और फ्री ज़ोन का क्या डिफ़रेंस है? जो मेजर डिफ़रेंस है वो क्या हो सकता है? देखिए, मेजर डिफरेंस तो एक सबसे बड़ा कॉस्ट का है कि कॉस्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और फिर दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि आप फ्री जोन में 100% सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं हुँ, हुँ। जो कि आप मेन लैंड में ही जाके करेंगे। उसके लिए फिर मेन लैंड का लाइसेंस लेना ज़रूरी है। तो जो मेजर डिफरेंस हमें नज़र आता है वो कॉस्ट का नज़र आता है और नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ का नज़र आता है। मेन लैंड में जो ये है कि
आप कोटे के लिए अप्रूव कर लेते हैं और फिर मज़ीद वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करते थे। लेकिन फ्री जोन में ये लिमिटेशन नज़र आती है, इट इज़ सब्जेक्ट टू अप्रूवल, केस टू केस ये डिपेंड करता है। हर जगह पॉसिबल नहीं होता ईजिली। अच्छा, सही। तो कॉस्ट में अगर बात करें तो कितना डिफरेंस आता है मेनलैंड और फ्री जोन में? मैं सिर्फ एक बिजनेस एक्टिविटी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ, वो है जनरल ट्रेडिंग की, जो कि कॉमनली बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड है, हाई इन डिमांड है। तो बिजनेस जनरल ट्रेडिंग की एक्टिविटी का अगर आप वीज़ा लाइसेंस लेने जा रहे हैं फ्री जोन में, फॉर एग्जांपल आप लेने जा रहे हैं मैदान फ्री जोन में, या फिर इफ्जा के नाम से एक फ्री जोन है दुबई में, अगर वहाँ पर लेने जा रहे हैं तो वो आपको कॉस्ट आएगी 20 to 25,000 विद 2 वीज़ाज़। ये नंबर ऑफ़ वीज़ाज़, अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी जितने नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जनरली इसमें सर्विस चार्जेस जो भी आपका एजेंट करके दे रहा होगा या ब्रोकर जो भी ये काम आपको करके दे रहा होगा, 1500-2000 वो अपने भी रख रहा होगा, बाकी की सारी गवर्नमेंट की फीसेस ही होती हैं। अच्छा, जब आप बात करते हैं मेनलैंड में, तो जनरल ट्रेडिंग की ही एक्टिविटी आपको 35,000-40,000 की पड़ जाती है। अच्छा, जी। सही। अच्छा, इसमें वीज़ा कॉस्ट इंक्लूडेड है? जो 25,000 यस, वीज़ा कॉस्ट इंक्लूडेड, लेकिन लिमिटेशन है नंबर ऑफ वीज़ाज़ की, एक या दो वीज़ाज़ होते हैं, डिपेंड करता है। आई थिंक इन 26,000 सम कंपनीज आर ऑफरिंग 2 वीज़ाज़। अच्छा, सही। और अच्छा, अब जब मेनलैंड के अंदर अगर कोई वीज़ा फ्रीलैंड पे फ्री ज़ोन में कोई वीज़ा लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से आ सकता है अगर हमें मेनलैंड में बिज़नेस करना है? फ्री जोन में कोई लाइसेंस लेते हैं और हाँ, मेन लाइसेंस लैंड लेते हैं, में हाँ। आप जो है ना वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो अगर हम दोबारा से बात करें जनरल ट्रेडिंग की, जनरल ट्रेडिंग पॉसिबल है। लेकिन अभी अगर बात करें आप ऑफिस खोलने की मेन लैंड में, तो प्रॉब्लम है। देखिए, किसी भी बिजनेस ओनर के लिए बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को प्रूव करने के लिए उसके ऑफिस की लोकेशन, उसके ऑफिस का नाम बहुत मायने रखता है, और वो लोग चाहते हैं कि वो इम्प्रेशन जो है वो ऐसा क्रिएट हो अपने क्लाइंट्स के आगे, कस्टमर के आगे, कि जब वो सुने कि इनका ऑफिस कहाँ है या इनकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है या फिर इनका लाइसेंस कहाँ का है, तो वो चीज़ें एक जगह पे कहीं ना कहीं मैटर कर रही होती हैं। और ऑथेंटिसिटी के, एक जेन्युइन बिजनेस ओनर होने के लिए भी ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। तो उनके लिए अगर ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मेन लैंड में ऑफिस रखना ज़रूरी ना हो, और वो फ्री जोन में ही बहुत इजीली काम कर रहे हो। लेकिन जब ये वाली बात आती है, रिस्ट्रिक्शन आती है कि नहीं, आपका ऑफिस मेन लैंड में होना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ योर क्रेडिबिलिटी, या फिर बिकॉज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक एक्टिविटी, तो फिर आपको मेन लैंड में जाना ही पड़ता है मजबूरन। अब ये जो किन एक्टिविटीज़ पे कर जाना पड़ता है या किन पे नहीं जाना पड़ता, ये एक बहुत बहुत बड़ा सारा एक वाइड जो है वो स्कोप है इसका, और ये डिसाइड जो है वो डीईडी ने कर दिया है। ये बाकायदा इनकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, किन एक्टिविटीज़ की परमिशन आपको है, किन की नहीं है, ये अच्छा, तमाम तो चीज़ें। अगर किसी ने फ्री ज़ोन में ले लिया जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस, लेकिन अब उसको है कि यार मैं शेख ज़ायद के ऊपर अपना ऑफ़िस ले लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता? ये मुमकिन है, अगर आपने मैदान फ्री जोन से लिया है लाइसेंस, तो फिर आप ले कर सकते हैं एक एनओसी बना के, आपको परमिशन है, अच्छा। आप बना सकते हैं ऑफिस बाहर। लेकिन आई थिंक इफ्जा में नहीं है, इफ्जा में आप वहाँ से आपको कोई एनओसी नहीं मिलती, आप बाहर नहीं कर सकते। वो लोग आपको अपने ही जो जोन है उसमें फ्लेक्सी डेस्क देते हैं, आप उस फ्लेक्सी डेस्क पे काम कर सकते हैं। उसी ज़ोन के अंदर? जी, आपको पोस्टल के लिए भी वो काम आ सकती है, प्लस ये कि आपको एक बिज़नेस एड्रेस देना है, तो उसके लिए भी। तो फ्री ज़ोन में जो अब तुम लोगों का इतना एक्सपीरियंस है, तो फ्री ज़ोन के अंदर जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं बिज़नेस के लिए, वो किस तरह के बिज़नेसेस होते हैं ज़्यादातर? ज़्यादातर जो हैं वो जनरल ट्रेडिंग भी है, इसमें आईटी से रिलेटेड कुछ बिजनेसेस हैं, और उसके अलावा और भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। ब्रोकरेज के बहुत सारे हैं, मुख्तलिफ कमर्शियल ब्रोकर टाइप के हैं, वो भी हैं, कॉमनली लोग लेते हैं। अच्छा। और इसके अंदर जो डिफरेंट फ्री ज़ोन्स हैं, उसके प्रोज़ एंड कॉन्स की अगर बात करें, लेट्स से रास अल खैमा फ्री ज़ोन हो गया, अजमान फ्री ज़ोन हो गया, ये दुबई में मैदान फ्री ज़ोन है, डीएमसीसी भी है। इस तरह के जो फ्री ज़ोन्स हैं, उनमें क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं? अच्छा, मेनली देखें, अगर हम विद इन दुबई फ्री जोन्स की बात करें, तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि
जो रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसेसिंग टाइम एंड कॉस्ट है, ये है एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप मैदान फ्री जोन में जा रहे हैं तो मैदान में आपको एनओसी मिल जाती है, बाहर ऑफिस ले लेते हैं, वीज़ा में नहीं होती। फिर रिन्यूएबल चार्जेस का एक डिफरेंस है, प्लस नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ आपके मिल जाते हैं लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल होता है। नॉर्मली 7-8 वीज़ाज़ होते हैं, आप ऑब्टेन कर सकते हैं एक लाइसेंस के ऊपर। उससे ज़्यादा के लिए फिर वो प्रॉब्लम है आपके लिए, वो फिर वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, एक हैसल से गुजरना पड़ता है। मैदान फ्री जोन जो है इज़ ओन्ड बाय द रूलर्स, तो उसकी एक अपने प्रिविलेजेस हैं और उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है। तो आई थिंक कि दोनों में मुझे जो एक चीज़ लगी है इफ्जा में, रिन्यूएबल चार्जेस का थोड़ा सा मुझे आई थिंक इट्स लिटिल हाई। सेकेंडली तो रिन्यूअल चार्जेस तो अगर मैंने आज कोई लाइसेंस लिया तो अगले साल जब रिन्यू पे आएगा वो, तो मेरे ख्याल से उसका सिर्फ यूटी जो जो उसका वो है वीज़ा जो है, वीज़ा कॉस्ट आपको नहीं होगी, बाकी तो पूरा पूरा रिन्यूअल चार्ज आपको देना ही देना होगा, राइट? जी, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस को फर्दर मैं थोड़ा-सा और क्लोज़ली डिस्कस कर लेता हूँ। वो ये कि जब आप इनिशियल नाम अपने कंपनी का देते हैं तो उसके बाद एक एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। जब वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो उसी दौरान आपको पेमेंट वाउचर पे करना होता है। वो पेमेंट वाउचर ये गवर्नमेंट की तरफ से एक फ़ीस है। जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ आप सेलेक्ट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक पेमेंट वाउचर क्रिएट होता है। उस पेमेंट वाउचर की जो फ़ीस है वो फ़िक्स नहीं है। बिज़नेस एक्टिविटी और कैटेगरी डिपेंड करती है किस कैटेगरी और एक्टिविटी को आपने चूज़ किया है, और सबके ये मुख्तलिफ हो सकते हैं कि कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं। तो ये वाउचर जो है ये आपको उसी वक्त पता चलती है फ़ी क्या है, कितनी है। और जब ये एक मरतबा अप्रूवल आ जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होता है इस्टेब्लिशमेंट कार्ड का, जिसमें 2000 दरहम का खर्चा आता है आपका। तो 2000 दरहम का ये खर्चा आने के बाद प्लस आपके आगे के जो खर्चे हैं, यानी कि वीज़ाज़ वगैरह जो हैं वो खर्चे, ये आपके जो है वो हर बार के नहीं होते। तो इसलिए आपकी जो वाउचर की फ़ीस है, ये वाली फ़ीस जो होती है, एक्सेप्ट वीज़ाज़ आपके जो है वो वाले फ़ीस आती हैं। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ एक्सपोजर लिया जाए, तो कुछ एक्सपोजर के लिए आपके पास अगर छोटी अमाउंट भी मौजूद है तो उसके थ्रू आप स्मार्ट क्राउड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट क्राउड में स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 1000 दरम्स 2000 दरम्स जितनी भी छोटी अमाउंट है आपके पास, उससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक्सपोजर यूए की किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा और उसके थ्रू आपका रेंटल भी मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी हो सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अकाउंट खोलेंगे, और अकाउंट खोलने के टाइम पर आपको 250 दरम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, जो कि मेरी तरफ से होगा क्योंकि इस वीडियो को पावर किया हुआ है स्मार्ट क्राउड ने। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब ये जितने भी फ्री जोन्स हैं, इसके अंदर अगर हम कॉस्ट वाइज देखें तो सबसे मिनिमल कॉस्ट आजकल किसकी आ रही है? आजकल देखें बहुत सारा आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी कि 6000 में 7000 हाँ, बिल्कुल, में बिल्कुल, लाइसेंसेस मिल रहे लाइसेंसेस हैं। मिल तो रहे हैं। वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, जब आपको पता चलता है वो कोई मार्केटिंग ट्रिक्स ही होती हैं और कोई रीज़न नहीं होता। बेसिकली कम से कम भी कॉस्ट किसी भी फ्री जोन के लाइसेंस की आपको आएगी, वो 12,000 13,000 तो आएगी हुँ। लाजमी, विद वन वीज़ा या फिर विद ज़ीरो वीज़ा। समटाइम्स क्या होता है कि आपको वीज़ा की कॉस्ट अलग से पे करनी पड़ रही होती है। ऑल टुगेदर आप माइंड में इतना ज़रूर रखें कि आपको 20,000 के पास पास कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो आप कोई एक लाइसेंस ले लेंगे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं 6,000 में 7,000 में, बेसिकली होता ये है कि वो 6,000 आपको अपफ्रंट पे करवाते हैं और रिमेनिंग आपको जो है ना वो आजकल वो टैबी के थ्रू कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट करा लें, और 6,000 की जो है वो इंस्टॉलमेंट करके 1200 में या 1000 दरम की पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे कर दें। अच्छा, वो आपको बस बाय नाउ और वो इंस्टॉलमेंट लेटर वाला जो मॉडल है उसके ऊपर उसकी वजह से वो 6000 दिरहम्स हो जाता है। यस, यस। अच्छा। इस वक्त एडवांटेज ये है कि अगर कोई राकेज़ में यानी कि रास अल खैमा फ्री ज़ोन में कोई आप लाइसेंस ऑब्टेन करने जाते हैं तो वो लोग आपको टैबी के थ्रू ये सर्विसेज दे रहे हैं कि वो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। टैबी किसी को समझ ना आ रही हो तो वो टैबी बेसिकली यहाँ पर एक नया स्टार्टअप आया था जो इस तरह के और तमारा वगैरह भी हैं जो यस। आपको ऑफ़र करते हैं कि आप कोई भी इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेना चाहें वो ले सकते हैं, जिसके अंदर मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या इवन कोई इंस्टॉलमेंट जैसे ये है फ्री ज़ोन की इंस्टॉलमेंट है वो हो गई। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको अगर इंस्टॉलमेंट देनी पड़ रही है तो फिर ये सोचना पड़ता है कि भाई आप किस लिए लाइसेंस ले रहे हैं, क्योंकि आप इतनी सी कॉस्ट अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर
वाकई प्रॉब्लम है कि आप बिज़नेस कैसे चलाएँगे। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल से अवॉइड करना चाहिए। और ये ताबी वग़ैरह जो हैं इस वक़्त जो जिस तरह का मॉडल है इनका, इस वक़्त कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन इवेंचुअली जब आपको एडिक्ट करवा देंगे ये, तो फिर ये फ़ीस चार्ज करना शुरू करेंगे। और उस टाइम पर जो है वो अपना पूरी तरह से पोटेंशियल पर होंगे, क्योंकि उनके पास डेटा मौजूद होगा, उनके पास कस्टमर्स मौजूद होंगे। एनीवेज़ ये तो वो मैंने ऐसी छोटा-सा मुझे याद आया टैबी के बारे में कि लोग इसमें मेरी एक पॉडकास्ट भी हुई थी दोस्तों के साथ, तो उन्होंने भी बताया था कि उनका जो बिज़नेस है वो बड़ा अच्छा चल रहा है टैबी की वज़ह से। जस्ट बिकॉज़ वो लोग जो है वो ईज़िली ले सकते हैं, 2000 का फ़ोन होगा तो वो बहुत आराम से खरीद सकते हैं। हालाँकि 2000 का फ़ोन अगर आप टैबी पे ले रहे हैं, तो उसका मतलब है आपके पास 2000 दिरहम भी नहीं है। तो फिर आपको इसी तरह से अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है और आप टैबी के थ्रू जा रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। हालाँकि वो अब फ़िलहाल इंटरेस्ट फ्री है और कोई उसमें एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं आ रहा है। अच्छा, नॉर्मली जो आईटी से रिलेटेड, जो क्योंकि मेरे जो जितने भी जानने वाले हैं, वो आईटी से ज़्यादातर रिलेट करते हैं और वो चाहते हैं कि वो बिज़नेस खोलें यहाँ पर। तो मैं अगर कहूँ कि मेरे पास एक टीम मौजूद है, पाकिस्तान में बैठी हुई है, और मैं अपना खुद का सेटअप करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ताकि मैं थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से ले सकूँ। तो मेरे लिए आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि मैं उसमें जाऊँ, फ्री ज़ोन में जाऊँ या मेनलैंड में जाऊँ? अगर फ्री ज़ोन में जाऊँ तो इज़ इट ओके कि मैं रैक फ्री ज़ोन में चला जाऊँ, या डीएमसीसी में आ जाऊँ? क्योंकि डीएमसीसी में काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो आईटी से रिलेटेड वहाँ का लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं। तो क्या सही रहेगा इन टर्म्स ऑफ आईटी, जिसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई टीम नहीं है? कभी-कभी टीम बाहर से आया करेगी, पाकिस्तान से आया करेगी, और यहाँ पर आके कुछ डिलीवरी करनी होगी तो कर देगी, फिर वो वापस चले आएँगे। एक और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कि मैंने सुना है कि फ्री ज़ोन का अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप ऑन साइट पे जाकर मेनलैंड में जाके काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं, ये लिमिटेशन नहीं है। मेनलैंड में आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका जो बिज़नेस एड्रेस है वो फ्री ज़ोन का होगा। हाँ, और जैसे कि अब आप बात कर रहे हैं आईटी में भी अब फ्रीलांस वीज़ाज़ हैं। अब फ्रीलांस वीज़ाज़ में शायद ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें कि आपको ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत आप फ्री ज़ोन में चले जाएँ, उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि आपका ऑफिस की प्रेजेंस का होना ज़रूरी है, तो फिर आप प्रेफर करें कि आप मेन लैंड में ही आएँ। आपके ऑफिस में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, क्लाइंट्स का आना जाना हो सकता है, तो ये चीज़ें किसी भी बिजनेस के लिए एक क्रेडिबल सिचुएशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आई वुड प्रेफर डीएमसीसी भी एक अच्छा ऑप्शन है और मैदान भी एक अच्छा ऑप्शन है, दोनों ही अच्छे ऑप्शन है। अब ये लोकेशन वाइज आपको क्या कन्वीनियंट है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। अनलाइक जावज़ा के, अगर आप जबल अली फ्री जोन की बात करें तो वो बड़े ट्रेडर्स के लिए है। वहाँ पे आप देखें तो लाइसेंस कॉस्ट ही 60,000 की है तकरीबन। तो वहाँ पे नहीं मैं रिकमेंड करूँगा। मैं आपको कहूँगा कि आप मैदान चूज़ कर लें या डीएमसीसी चूज़ कर लें अच्छा, दोनों में। जावज़ा की कॉस्ट 60,000 के करीब है जी, जी, साल की, साल की। तो उसकी इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? एक तो ये कि वो पूरा जो फ्री जोन डेडिकेट किया है बड़े ट्रेडर्स के लिए किया है, जिनके एनुअल जो है वो ट्रेड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और बहुत ज़्यादा मंथली उनकी ट्रांजैक्शंस हैं, या कंटेनर्स की बहुत ज़्यादा आमद व रफ्त है, यहाँ से आ रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो डेडिकेट उन लोगों को ज़्यादा सूट करता है जिन लोगों का फॉर एग्जांपल पेरिशेबल आइटम्स हैं और वो डेली आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं, तो देन यू कैन कंसीडर। इसी तरीके से ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कि आपकी डेली की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और बहुत बड़े वॉल्यूम पे हो रही हैं, सो दे शुड प्रेफर जावज़ा। अदरवाइज़ अगर कोई आईटी कंपनी है या जनरल ट्रेडिंग की कोई कंपनी है या छोटी-मोटी कंपनी है, तो उसके लिए कोई इतना अपनी कॉस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन-सा। यकीनन अब बात करते हैं कि जब आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो इसमें ये भी मैटर करता है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है और आप कौन सी एक्टिविटी चूज़ कर रहे हैं ऑन द, क्योंकि अगला जो मरहला है लाइसेंस ऑब्टेन करने के बाद, जो कि बड़ा चैलेंजिंग भी है, वो है बैंक अकाउंट ओपन करवाना। तो अगर आपकी एक्टिविटी जनरल ट्रेडिंग है, आपकी नेशनैलिटी कुछ यहाँ पे कुछ ग्रे लिस्ट के कंट्रीज़ कंट्रीज़ हैं, हैं, मैं आई विल नॉट नेम द कंट्रीज़, नेम द हाँ। कंट्रीज़, लेकिन कुछ ग्रे लिस्ट के मुल्क हैं। तो उन मुल्कों से ताल्लुक़ होगा तो आपका जो लाइसेंस का अप्रूवल भी मुश्किल होगा। जनरल ट्रेडिंग जैसे कि एक ग्रे लिस्ट की एक्टिविटी है, तो आप देखें जनरल ट्रेडिंग में बैंक अकाउंट भी खोलने जाएंगे तो भी बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो भी हिस्टोरिकली इस एक्टिविटी में और सर्टेन
स्पेसिफिक जो कंट्रीज़ हैं उनके लोगों की तरफ से जो भी हिस्टोरिकल डाटा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि एक पॉलिसी है कि भाई अब जो है ना वो इसको मज़ीद सख्त करना है, इसको इस पे जब भी हम न्यू लाइसेंस इशू करने जा रहे हैं तो उनमें ये चेक्स मज़ीद लगाने, तो वो तमाम चेक्स क्लियर होते हैं तो फिर नए लोगों को लाइसेंस दिया जाता है। अच्छा, जी, सही। तो ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग जो है ना वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा काम जो है ना वो है कोट बेचने का या जैकेट्स बनाने का, तो मुझे एक्टिविटी चूज़ करनी चाहिए टेक्सटाइल की या फिर गारमेंट्स की, रादर देन आई विल जनरल ट्रेडिंग। जर्नल ट्रेडिंग। हुँ। अगर मैं जनरल ट्रेडिंग चूज़ कर लूँगा, जितनी स्पेसिफिक होगी आप नैरो डाउन करके अपनी एक्टिविटी को रखेंगे तो आपका आगे का प्रोसेस ईजी होगा। अच्छा, जी, आगे के प्रोसेस के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोग देखते हैं वो बैंक अकाउंट का जी, खुलना होता है, क्योंकि वो मैंने यकीनन सुना है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इवन रियल एस्टेट कंपनीज़ के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है। काफ़ी काफ़ी मुश्किल रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे बैंक नहीं खोलते अकाउंट्स। हुँ, आप देख लें, मैं सिर्फ एग्जांपल जनरल ट्रेडिंग की बार-बार इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये हाई इन डिमांड भी है और इसके हाईएस्ट फेलियर रेट भी हैं। आप हुँ। दोनों चीज़ें ही हैं। तो उसके उस इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल एक्टिविटी जितना आप स्पेसिफिकली डिफ़ाइन करेंगे, उतना ईज़ी होगा आपको आगे जाके बैंक अकाउंट खोलने में, अप्रूवल लेने में। अच्छा, अब किसी को भी अगर अकाउंट खोलना हो या अपना वीज़ा लेना हो, लाइसेंस लेना हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे ना जो सिर्फ़ और सिर्फ़ वीज़ा लेने के लिए लाइसेंस ले रहे होंगे। मतलब हो सकता है उनका गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी ना बनती हो, वो फैमिली को मूव करना चाह रहे हो यूएई, और उसकी वजह से उनको लाइसेंस लेना पड़ रहा हो बिज़नेस का, और उसके बाद फिर वो सारे काम कर रहे हो। तो ऐसे लोग जो हैं वो अगर पहला स्टेप क्या होगा उनके लिए? वो आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जी, हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों के पास एक नेटवर्क है अच्छे लोगों का जो कि ट्रस्टेड लोग हैं और ये काम कर रहे हैं और बहुत अफ़ोर्डेबल प्राइसेज़ में कर रहे हैं। यकीनन सर्विस चार्जेज़ होंगे। सर्विस चार्जेज़ बहुत नॉमिनल से हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। हुँ, वैसे मैं ये बात बता दूँ, अगर कोई बंदा खुद से जाके ये सारे काम कर सकता है तो यकीनन वो जाके खुद से भी कर सकता है। उसको आमिर सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके ये तमाम चीज़ों से प्रोसेसेस से गुज़रना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी अप्रूवल के आगे के स्टेप बाय अच्छा, स्टेप आमिर सेंटर चीज़ें। इसमें भी हेल्प करता है? क्योंकि मैंने आमिर सेंटर से वीज़ाज़ तो लगवाए हैं, लेकिन मुझे नहीं जी, पता था कि बिज़नेस में भी वो हेल्प करता है। जी, आमिर अच्छा, सेंटर में आप जाके ये तमाम चीज़ों को खुद से भी करवा सकते हैं, कोई सही, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सही। और वंस ये हो जाता है, और कितना टाइम लग जाता है वैसे? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो इनिशियल अप्रूवल आने में नाम जब आप 3 नाम दे देते थे, उसके इनिशियल अप्रूवल आने में तकरीबन 1 वीक या वर्किंग डेज़ में बात करूँ तो 7 टू 8 वर्किंग डेज़, हुँ, हुँ। और फिर उसके बाद आगे का जो फर्दर एस्टेब्लिशमेंट कार्ड आना और वीज़ा लगना, उसके लिए आप मज़ीद 7 टू 8 वर्किंग डेज़ लगा लें। तो जनरली 2 वीक्स में हो जाता है, अगर का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आइडियल केस हो, तो जनरली 2 वर्किंग यानी कि 14 वर्किंग डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कुछ-कुछ केसेस में बढ़ भी जाता है टाइम, और तो हम जनरली इसको बोलते हैं कस्टमर को कि वही वो 25 डेज़ 20-25 डेज़ का अपना अच्छा, इस प्लान पूरे रखें। प्रोसेस में जो भी बंदा है जो अप्लाई कर रहा है, उसको यूएई में होना चाहिए या वो बाहर रह के हो सकता है सारा काम? अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उनका यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मेनलैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है। मेनलैंड के लाइसेंस के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर आप फ्री ज़ोन की बात कर रहे हैं तो यस, बाहर से बैठ के भी ये काम हो सकता है। और पूरा का पूरा काम बाहर से हो जाएगा, सिर्फ़ वीज़ा के एंड टाइम पर आपको पेपर वीज़ा मिल जाएगा और आप फिर वापस आएँगे, वहाँ से आएँगे, जी। और यहाँ एमिरेट्स आईडी वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जी, ऐसा ही है। और उसके आगे का प्रोसेस भी क्या है कि जब आप वीज़ा इशू करवा लेते हैं, वीज़ा का अप्रूवल आता है, उसमें भी 5 वर्किंग डेज़ का टाइम है। उसके आने के बाद फिर आपका आईडी और मेडिकल होता है, मेडिकल आईडी हो जाने के बाद फिर आपका एमिरेट्स आईडी का है। तो कुल मिला के 30 डेज़ आप रखें हुँ। कि अगर आपको अपने हाथ में एमिरेट्स आईडी चाहिए, तो प्लानिंग में आप 30 डेज़ काउंट करके रखें, क्योंकि कभी-कभी ये अप एंड डाउन हो जाता है। अगर जल्दी आ गया तो फ़ायदा है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बिज़नेस अकाउंट का है, बैंक अकाउंट का और पर्सनल बैंक अकाउंट का, दोनों हो जाते हैं आराम से? जी, पर्सनल तो आजकल जो डिजिटल बैंकिंग है ना, जो वर्चुअल बैंकिंग आ गई है, उसमें 2-3 बैंक्स हैं। पर्सनल बैंक अकाउंट के लिए आपको सैलरी वगैरह तो शो नहीं करनी पड़ी? सैलरी नहीं तो एटलीस्ट आपको एक सैलरी सर्टिफिकेट बना के यकीनन अपनी कंपनी का अपनी ही शो कंपनी करना का शो चाहिए। करना यस, पड़ेगा। अच्छा। ये और या फिर अकाउंट में
ये कुछ आपको डिपॉजिट के टाइम पे शो करवाना पड़ेगा, कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो बात यह है कि अगर पर्सनल की जाए तो डिजिटल बैंकिंग बहुत इजी वे है, आप कर सकते हैं। उसमें फ़ीचर लिमिटेड हो सकते हैं कुछ, लेकिन जो नॉर्मली हमको ज़रूरत है जिन फीचर्स की ज़्यादा, वो डिजिटल चेकबुक बैंक से, होना, हाँ। डेबिट कार्ड होना, ये मिल जाता है आराम से डिजिटल बैंकिंग में भी। अच्छा, कंपनी बैंक अकाउंट की अगर आप बात करते हैं तो मैं अगेन वर्स्ट केस सिनेरियो को डिस्कस करता हूँ, जो कि जनरल ट्रेडिंग की एक्टिविटी है। लोगों को बड़े चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। तो कुछ बैंक्स की टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी भी हैं कि वो 100,000 दरहम एज अ डिपॉजिट मांगते हैं, और अगर आप वो मेंटेन नहीं रखते तो फिर आपके ऊपर फीस भी लगती है अगर आपका कंपनी अकाउंट वंस इट इज़ ओपन उसके बाद। तो ये बात जो मैं कर रहा ये था, 100,000 दिरहम के ऊपर प्रॉफिट दे रहे होते हैं वो? सेविंग नहीं अकाउंट कुछ नहीं होता? नहीं, कुछ करंट नहीं, अकाउंट कुछ है? करंट अकाउंट होता है, अच्छा। करंट अकाउंट होता है। 100,000 दरम वो डिपॉजिट लेंगे, मिनिमम थ्रेशोल्ड है, और अगर इससे और थ्रेशोल्ड नीचे गया, ये इस तरह की कौन सी कंपनीज होती हैं जो फॉल करती हैं इस तरह के? जनरल ट्रेडिंग, जनरल ट्रेडिंग। जनरल ट्रेडिंग ब्लैक लिस्ट है। तो इसलिए, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने इस बात को भी जहन में रखना है कि नेशनैलिटी क्या है बिजनेस ओनर की, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, ये भी जी, मैटर करता है, जी। सही। चलो यार उस्मान, आई होप कि लोगों को कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू मिली हो, कुछ ना कुछ इसमें सीखा ही हो किसी ने। हम लोग तो अपनी तरफ से जो भी एफर्ट करते हैं वो डाल देते हैं इसके अंदर। बाकी ये कि अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो उस्मान से डायरेक्ट नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई कंसल्टेशन चाहिए। तुम लोग वीज़ा प्रोसेसिंग भी करवाते हो? जी, जी, ये पूरा ए टू ज़ी एक हाँ, सॉल्यूशन है, ये सारा का सारा हमारे जो भी ट्रस्टेड नेटवर्क में लोग हैं उनके थ्रू हो सही है, जाएगा। यस। ज़बरदस्त। तो जितना भी उस्मान ने कहा है अभी, उसके हिसाब से अगर किसी को कांटेक्ट करना हो, कोई क्यूरीज हो, तो वो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पे जाके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच यार। थैंक यू, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।